तो 15 जनवरी का दिन खास इसलिए है क्योंकि 15 जनवरी को आर्मी डे है और पूरे देश के लोगों को शुभकामनाएं। और आर्मी से ही जुड़े हुए हमारे तमाम मेहमान आज मौजूद होंगे जो देश की ताकत को बताएंगे और समझाएंगे कि आज का दिन क्यों खास है। और आज जिस तरीके से एक उपलब्धियां भारत की सामने आई हैं उनकी खूबी क्या है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार पूर्व नौसेना अधिकारी मेरे साथ होंगे। सभी का स्वागत है और सभी को आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा शुरू कर लेते हैं कि आज का दिन क्यों खास है, क्योंकि 3 वॉरशिप आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर तीनों आज राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं प्रफुल्ल बख्शी साहब से। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आईएनएस सूरत जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, खूबी क्या? देखिए, ऐसा है जो हिस्टोरिकली जो डिस्ट्रॉयर होता है वो वन ऑफ द वेरी मेन शिप्स फ्लीट में होता है, जिसकी स्पीड बहुत फास्ट होती थी और अभी भी है, और उसकी गन्स जो बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं और वो स्मोक स्क्रीन भी लगा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और एस्कॉर्ट करने के लिए फ्लीट को और एनिमी को अटैक करने के लिए काम आता है। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दोनों एक ही जैसा काम करते हैं जी। और वो क्रूज़र से थोड़े छोटे होते हैं और इसको हमारे नेवल एक्सपर्ट और भी अच्छी तरह समझा सकेंगे तो कमांड किया हुआ है डिस्ट्रॉयर। पर क्वेश्चन ये सारी बात है, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट एक अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये डिफेंस डिस्ट्रॉयर, उनमें एयर डिफेंस वेपन्स भी होते हैं, एंटी सबमरीन वेपन्स भी होते हैं और माइन डिस्ट्रॉयर वेपन्स भी होते हैं, तो मिसाइल्स भी होती हैं। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स वाले डिस्ट्रॉयर अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रॉयर से फ़र्क है, पर इनकी उपलब्धि और इनका होना एक फ्लीट के अंदर फ्लीट को हार और जीत के भी में बदल सकता है। तो इसीलिए डिस्ट्रॉयर, हम जो मॉडर्नाइज डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं, जो जैसे हमने अभी बनाया है, और सूरत और फिर फ्रिगेट हमने बनाया है, ये नीलगिरी, ये दोनों ही की उपलब्धि इतनी अच्छी है। मॉडर्नाइज सिस्टम लगे हैं, अपग्रेडिंग इनकी मिडवे में हो सकती है। तो ये और एक अब जो सबमरीन के साथ में एक ही दिन जो आए हैं, वो ये दिखाया जाता है कि हमारी नेवी की कैपेबिलिटी अब कितनी अत्यधिक हो गई है। इंट्रोडक्शन जी, ये एक बार दर्शकों को ग्राफिक के जरिए हम बता देते हैं कि आखिर इन तीनों की खूबी क्या है। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये 3 वॉरशिप हैं, इनकी खूबी बता दें। सबसे पहले आईएनएस सूरत की खूबी क्या है, जिसे कि डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। ग्राफिक के जरिए हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, दर्शक भी बेहतर तरीके से उसको समझेंगे और जानेंगे। देखिए आप, ये जो आईएनएस सूरत है, एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से लैस होता है, ये इसकी खूबी है। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से इसे एक माना जाता है। एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से ये लैस होता है, जैसा कि अभी बख्शी साहब भी जिक्र कर रहे थे, और सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर इसमें होते हैं। ये इसकी खूबी है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आईएनएस नीलगिरी की, आईएनएस बागशीर की चर्चा कर लेते हैं। ये वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक है और इसके साथ साथ एंटी शिप मिसाइल्स और एडवांस सोनार सिस्टम से भी ये लैस है। वहीं समुद्री क्षेत्र में निगरानी में इस्तेमाल ये किया जाता है और इसकी मारक क्षमता बहुत शानदार होती है। इसे बनाने में फ्रांस के नेवी ग्रुप की मदद भी ली गई है। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे शांत सबमरीन इसे कहा जाता है। और तीसरा है आईएनएस नीलगिरी। जी हाँ, इसमें स्टील्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता होती है। इसमें स्टील्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इसे तैयार किया गया है। चेतक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, MH-60R हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन भी ये कर सकता है। इसमें एडवांस सेंसर और वेपन का सिस्टम भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चलूंगा कैप्टन श्याम कुमार के साथ। श्याम कुमार जी, अगर इन तीनों को देखा जाए, और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों मेड इन इंडिया हैं, अगर इन तीनों की खूबियों को देखा जाए, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बताएंगे, इनकी खूबी क्या?
धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को और नौसेना को खासकर और मैजगॉन डॉक और सारी शिप्स इंडस्ट्री जो है भारत की, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं आज, क्योंकि एक बहुत ही मुकाम हासिल किया उन्होंने। और हमारे प्रधानमंत्री का मुंबई जाना नेवल डॉकयार्ड में और इनको देश को समर्पित करना, ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा दिन है आज। जैसा हमने देखा है पूरी तरह से भारत में निर्मित ये डिजाइंड जो हमारी नेवल वारशिप डिजाइन ब्यूरो है उसने डिजाइन किया इसको। हमारे जो स्टील कटिंग से लेके उसकी जो वेपन सेंसर्स करीब करीब 70 से 80% जो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंडिजिनाइज्ड है। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बढ़ता कदम देखते हैं हम इसको। और एक साथ 3 शिप्स की कमीशनिंग समय के साथ होना। अब देखिए प्रोजेक्ट 15 ब्रावो की बात करें तो डिस्ट्रॉयर्स के क्षेत्र में हमने पहले मुंबई क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर बनाए थे जो 7,500 टन के बड़े विध्वंसक पोत हैं, जो विश्व के नामी पोतों में गिने जाते हैं। और उसके बाद ये 4 हमने बनाए हैं जो मोरमागुआ और विशाखापट्टनम, इम्फाल और ये सूरत, जो हमारे भारत की लेगेसी और कल्चर को मेंटेन करते हुए सिटीज के नाम पे पहली बार रखे गए हैं। और देखिए सूरत की तो क्रेस्ट की जो अनवेलिंग हुई वो सूरत इंडस्ट्रियल टाउन में हुई, जो कि मैरीटाइम स्ट्रेंथ के लिए, शिप यार्ड के लिए और पुराने समय में अरब कंट्रीज के साथ 16-17 सेंचुरी में ट्रेड के लिए भी जाना जाता था। तो सूरत को ऐसे बनाया गया। और अब नीलगिरी की बात, सूरत के पास मैं बात करूं तो एक बड़ा डिस्ट्रॉयर है, महीनों तक बाहर रह सकता है जी। 15,000 किलोमीटर तक की इसकी इंड्योरेंस है। और एयर सर्वेलेंस, सरफेस अटैक, सबमरीन अटैक, इन तीनों में ये कैपेबल है। और अपनी क्रू इसकी जो माहिर है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके कारण ये ज्यादा विध्वंसक बनता है नीलगिरी। और इसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी इसमें से ऑपरेट किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है इसमें, और ब्रह्मोस और इस तरह की जो हमारी इंडिजिनस मिसाइल्स हैं वो भी इसमें, बराक मिसाइल्स जैसे हैं वो सब इसमें लगी हुई हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन शिप है। और नीलगिरी को कहें तो ये भी एक कैपेबल शिप है। और जैसे हमने 10 शिप रशिया से खरीदे तलवार क्लास के, जो हमारे 8 ऑलरेडी, 10 हमारे 2 बन रहे हैं गोवा में, और बाकी 8 ऑलरेडी रेडी हैं, तमाल और त्रिशूल भी आने वाले हैं। और इसके साथ हमने शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स बनाए थे जो 4 थे। तो 7 और 10 मिलके अगर नीलगिरी, विंध्यागिरी, दूनागिरी, हिमगिरी, ये सारे उदयगिरी, ये सब माउंटेन रेंजेस हैं, उनके ऊपर हमारा नाम रखा गया है। 10 फ्रिगेट, 10 डिस्ट्रॉयर, 20 फ्रिगेट और 15 डिस्ट्रॉयर, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 18 से ज्यादा सबमरीन फ्लीट। बागशीर की बात करें तो बागशीर एक छठा सबमरीन है जो मैजगॉन डॉक ने भारत को दिया है फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में। और 3 और ऐसे सबमरीन की ऑलरेडी हमारे पास अप्रूवल आ चुकी है। तो ये साइलेंट सबमरीन है, नॉन न्यूक्लियर है, पर डीजो इलेक्ट्रिक सबमरीन की जरूरत थी। हमें जरूरत है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन्स की भी, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो तीनों को मिला के अगर हम देखें तो अच्छा डेटरेंस, अच्छा मैसेज इंडियन ओशन में, पैसिफिक तक, पूरी जगह ग्लोबल साउथ में हमने एक बड़ा मैसेज दिया है। और शिप इंडस्ट्रीज को भी एक बहुत बड़ा पायदान मैं इसमें देखता हूं। और मैरीटाइम स्ट्रेंथ में जब हम बात करें तो नेवी, शिप इंडस्ट्रीज और पोर्ट्स एंड हार्बर्स, इन सब को मिला के हम देश की मैरीटाइम कैपेबिलिटी देखते हैं। उस हिसाब से प्राइवेट पार्टनरशिप में और जो PSUs हैं इनके साथ मिलकर ये जो बहुत सुनहरा दिन मैं देख रहा हूं। बहुत सुनहरा दिन दिखा। JK बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, आर्मी डे पर ये 3 महत्वपूर्ण चीजें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित की हैं, संकेत क्या? देखिए, ये संकेत है कि हमारी जो 2 कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो सेल्फ रिलायंस है कि हमने 75% जो है इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा जो हमारी मैरीटाइम डिफेंस जो शक्ति वो बड़ी है। ये 2 संकेत दिए गए हैं। आज के ज़माने में आप देखें तो नेवी का बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड के अंदर में। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए नेवी जो है उसको, वो एक एयरफोर्स का भी काम करती है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनके साथ साथ उसमें ये किया जाता है। तो इसलिए नेवी आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड में चल रहा है उसको देखते हुए जो हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में हमारी नेवी, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और ये जो ऐड हुआ, इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। वैसे कैप्टन श्याम कुमार ने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन ये जो हमारा अभी जो सूरत है, जो INS सूरत, इसके अंदर एक ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, एकोमोडेशन फॉर नेवल फीमेल ऑफिसर्स एंड नेवल सेलर्स। जो फीमेल सेलर्स हैं वो भी इसमें काम, मतलब वहाँ पे एकोमोडेशन के लिए सेपरेट की गई है। तो
दूसरा जैसे कि बताया, जो हमारी ये नीलगिरी है इसके अंदर में 8 ब्रह्मोस लगाई जा सकती हैं जिसको माउंट किया जा सकता है, 360 AK डिफेंस सिस्टम लगाया जा सकता है, 76 mm गन लगाई जा सकती हैं। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात जो है, जो ये हमारी सबमरीन बनी है इसके अंदर में एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिसको बाद में अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो इस तरह से देखते हुए ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टाइप के एक बहुत अच्छा मैसेज है आज के दिन। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और देखिए, सारी सेनाएं मिलकर काम करती हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। तो ये आर्मी डे के दिन पे हुआ है, तो हमको आर्मी होने के नाते से हमको ज़्यादा फ़ख्र है इसके बारे में। और इसमें भारत का बहुत एक मान बढ़ा है और उनका एक नेवल शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जी, बढ़ोतरी हुई है। निपुण जी मेरे साथ मौजूद है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अभी कह भी रहे थे श्याम जी के ग्लोबल साउथ में एक बड़ा मैसेज किया है, इसके साथ साथ हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व भी बड़ा है। इसे अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पर देखा जाए तो संदेश के तौर पर क्या कहा जाए? देखिए मनोज जी, मैं कहूँगा कि हमारा जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं, तो हिंद महासागर आप देखेंगे तो 3 स्टेट हमारे मुख्य रूप से हैं। एक तो मलक्का स्टेट हम जो देखते हैं जो इंडियन पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, इधर हम होमोज स्टेट को देखते हैं जो ईरान तक, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं तो अब्बुदल जो मंदेव है वहाँ तक हमको देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा, यानी कि इधर आपका पूरा अफ्रीका का पूर्वी बेल्ट इधर, और इधर आपका एशियन कंट्रीज़ का जो पूरा आपको बेल्ट देखने को मिलता है। ग्लोबल साउथ में कौन ऐसा देश है जो भारत की तरह क्षमता रखता है? कोई भी ऐसा देश नहीं है। चीन और भारत में हमेशा यहाँ पर एक कंपटीशन रहा है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे, लेकिन चीन पर ग्लोबल साउथ विश्वास नहीं करता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से वो एक तरफा कार्रवाई करता है और पूरे सारे जो इंटरनेशनल जितने भी आपके मानक हैं उन सब का वॉयलेंस करता है, उन सारे पैरामीटर का उल्लंघन करता है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि भारत को इस पूरे रीजन के अंदर, और देखिए भारत का केवल रणनीतिक महत्व ही नहीं, हम आर्थिक रूप से देखें जो भारत का इंटरनेशनल ट्रेड होता है 90% आज भी आपका बाय द इंडियन ओशन होता है। और हम देखें कि वर्ल्ड में अगर हम एशिया की बात करते हैं तो चीन और भारत दोनों आज एक आपका इंडस्ट्रियल बेस आपका कंट्री बनकर उभरे हैं। इनको इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, तो दोनों स्थिति में 70% वैल्यू का जो हमारा ट्रेड होता है वो आपका इंडियन ओशन से होता है। इसके अलावा हम देखें कि इंडियन ओशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल, और हम देखें तो कुछ नए तरह के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कुछ आज प्रेजेंट में कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हम बात करें आपका पायरेसी का एक मुद्दा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा है, आतंकवाद की अगर आप बात करें 26/11 की घटना याद मुझे आती है। फिर मुझे एक घटना याद आती है जो हमने ऑपरेशन काकस किया था मालदीव के अंदर। वो भी क्या था कि आपका बहुत सारे एक संगठन है श्रीलंका का, पोलोटे जो है आपका मालदीव में जाके 80 के करीब टेररिस्ट घुस गए थे और वहाँ पर पूरा मालदीव को बंदी बना लिया था। हमने ऑपरेशन काकस चलाया और हमने जाके वहाँ पे आज़ाद कराया। आप अभी देखें हाल फिलहाल में 2024 की हम बात करें तो अफ्रीका में कई सारे देशों में भारतीय नौसेना, चाहे वो हुतीस के अगेंस्ट कार्रवाई करना हो, यमन में कार्रवाई करना हो, कई जगह से हम लोग अपने नागरिकों को, केवल अपने नागरिकों को नहीं बल्कि हम अदर कंट्री के नागरिकों को, इवन पाकिस्तान के नागरिकों को भी हम छुड़ा कर लाए। तो हम आर्थिक रूप से देखें, रणनीतिक रूप से देखें, हर तरीके से। और इंडियन ओशन देखिए, भारत ने स्टार्टिंग से ही प्रयास किया कि इंडियन ओशन को एक पूरा नियंत्रण जो भारत का रहे। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो भारत में इस क्षेत्र में चुनौती दे सके। तो अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ताकत का जो इजाफा हो रहा है, जैसा आज खुद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी ताकत का इजाफा ये नहीं है कि हम किसी को डराना चाहते हैं, सताना चाहते हैं। हमारा पूरा मकसद ये है कि जो फ्री नेविगेशन है, जो यूएन कहता है, वो क्या है सुचारू रूप से रहे, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। तो चाहे हम चीन की बात करें, देखिए अमेरिका भी कई बार सेज, जिसको हम जानते हैं 200 नॉटिक मील का जो एक पूरा आपका होता है किसी भी कंट्री का, उसका एक सॉवरेन एरिया होता है 200 नॉटिक मील। तो हम देखें 12 नॉटिक मील, 24 नॉटिक मील, 200 नॉटिक मील, इस पूरा जो एक फ्री नेविगेशन वाला एरिया होता है उसको पूरा कंट्रोल करने का प्रयास या पूरा नियंत्रण, ताकि फ्री नेविगेशन पे इश्यूज क्रिएट ना हो। भारत लगातार उस पर भी कार्य कर रहा है। तो हम इंडियन ओशन को एक बड़े कैनवास पर अगर देखेंगे तो ये वही इंडियन ओशन है जिसको पहले अमेरिका जैसे देश सब एशिया पैसिफिक कहा करते थे, लेकिन इंडिया के इंपैक्ट में आकर इसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पार्ट बनाया गया। और भारत लगा, चाहे क्वाड के माध्यम से बात करें
तमाम तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से बात करें, हम देखिए सागरमाला परियोजना की हम बात करते हैं, सागर हम अपनी एक पॉलिसी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी फॉर ऑल की हम बात करते हैं, तो भारत का यहाँ पर अपने दबदबे को मजबूत करना ये केवल भारत की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ जैसे पपुआ न्यू गिनी, वियतनाम, फिलीपींस, अभी इंडोनेशिया की हम हाल ही में बात करें, इन सब कंट्रीज़ की सुरक्षा के लिए, अफ्रीका के कई कंट्रीज़ की हम बात करें, जो भारत की इस पूरे जो इंडो अफ्रीका फोरम समिट में हमने कई बार इस बार की बात की है कि हम पायरेसी को कंट्रोल करेंगे। और एक बड़ा इशूज़ हो रहा है आजकल, एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करते हैं बड़े बड़े देश, ये अपने यहाँ का कूड़ा कचरा जिसको प्लास्टिक वगैरह है जाकर क्या करते हैं दूसरे देश के ओशियन कोस्टल में जाके डंप कर देते हैं। हमारा भी अगर आप पूरा ओशियन कोस्टल एरिया देखेंगे तो 7,516 किलोमीटर का है, और वहाँ पर अगर इस प्रकार का डंप होगा या इस प्रकार के छोटे छोटे देश जो हैं वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट होंगे। और मैं एक लास्ट में एक बात कहूँगा, देखिए जिस प्रकार से आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अभी हमने सुना होगा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बातें और कंट्रोल करने की बातें हो रहे हैं, नए नए ट्रेड रूट आपका खुल रहे हैं, उससे क्या होगा जो ओशियन लेवल ऊपर उभर कर आ रहा है, और उससे क्या होगा कि छोटे छोटे मालदीव के कई आइलैंड भविष्य के बात हो जाएंगे कि वो मतलब भविष्य में दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह के इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए भारत को इस क्षेत्र में मजबूत बनना, स्ट्रॉन्ग बनना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, ग्लोबल साउथ सी कोशिश होती है चाइना की, क्योंकि ये रणनीतिक क्षेत्र भी है, कोशिश होती है चाइना की कि वो उस पर आधिपत्य बनाए, इस पर अपना अधिकार दिखाए, वहाँ पर ताकत और प्रभाव दिखाने की कोशिश करे। लेकिन कहा जा सकता है कि भारत भी अपनी किसी भी कमी को छोड़ना नहीं चाहता और अपने प्रभुत्व को इस ग्लोबल साउथ सी में वो लगातार दिखा रहा है। तो पाकिस्तान और चाइना के लिए कितनी परेशानी? मनोज जी, आपने जो कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है। लेट शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्वर्गवास होने से पहले जो बाइडेन से बात करी थी और कहा था कि अब हमारा, जैसे अभी आपने बोला था और आपने भी बोला, इस एरिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया बन रहा है सारा, और इसमें भारत की भूमिका एक बहुत ही अत्यंत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, जिसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ऐसी है कि वो सारे देशों को संगठित करके इन कई समस्याओं को इकट्ठा हल करे। जैसे कि चाइना सबके ऊपर इस समय आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, छोटे से छोटे देशों की आइलैंड्स, उनकी फिशिंग जोन्स, सारे के सारे -9, -10 लाइन, इन सब के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसको अगर आप करना है तो भारत को लीडरशिप लेनी चाहिए। हालांकि भारत ने कोई हाँ में ऐसे जवाब नहीं दिया, पर अंडरस्टूड क्वाड में गए हैं, मिलिटराइजेशन तो नहीं हुई है, पर सबसे बड़ी बात यह है अब थॉट प्रोसेस ये चलने लगा है कि अगर सारी साउथ एशिया, सब एशिया पैसिफिक जोन की जो कंट्रीज हैं वो सब एक होकर एक एशिया पैसिफिक यूनियन जैसी चीज, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वो बनाए और भारत उसका लीडरशिप ले, तो जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉइंट टेक्नोलॉजी, जॉइंट फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट, जॉइंट एंटी पायरेसी, और सारी की सारी चीज़ों को जॉइंट करके अगर करें तब एक बहुत बड़ी भूमिका भारत निभाएगा, सारे देश इसके साथ में। बट सबसे बड़ी बात है, अगर आपने जॉइंट ये सारी करनी है तो आपको अपनी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि ये तो साउथ ईस्ट एशियन नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको चाहे चाइना वो जो बोले, पर आपको मैं बता दूं ये लिखा हुआ है कि एट वन टाइम देयर विल बी मिलिटराइजेशन ऑफ दिस एरिया, और उसमें भारत अधिक भूमिका निभाएगा, चाहे क्वाड से निभाए या कैसे भी निभाए, ये एब्सोल्युटली रिटन ऑन द वॉल है। तो चाइना इससे पीड़ित है, पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एविएशन डेवलपमेंट, टूरिज्म, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट, ये सारा का सारा जो चीज होगी, ये सारी की सारी मास ऑफ ह्यूमैनिटी को ऊपर ले जाएगा। और इसीलिए इससे सारा एरिया, सारी यूरोपियन कंट्रीज, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट एरिया। 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पासेस थ्रू मलाक्का स्टेट। चाइना का इटसेल्फ 60% ऑफ फ्यूल पासेस फ्रॉम हियर। तो आप देख लेंगे कि जैसे अभी प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे कि चाहे आप पर्शियन गल्फ ले लीजिए, चाहे मलाक्का स्टेट ले लीजिए, चाहे चाइना बड़ा इंटरेस्टेड रहेगा और सारी की सारी कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड रहेंगी। भारत की नेवी की जो अब इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है,
वो उसकी भूमिका अब जो है देखने को मिलेगी। वाकई देखने को मिल रही है। श्याम जी मेरे साथ मौजूद है। श्याम जी, 21वीं सदी में 7 तरह के एडवांस वॉरशिप हैं। अगर इनकी भारत और दूसरे देशों से तुलना की जाए, चाइना से की जाए और पाकिस्तान से की जाए, हालांकि ग्राफिक के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? देखिए, भारत की नौसेना अभी 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है, 1 लाख से ज़्यादा, और उतने ही रिजर्व फोर्सेस के साथ हमारी जो मैरिटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान है उसको हमने रिवाइज किया है। और अब हम थ्रस्ट दे रहे हैं नंबर सेंट्रिक नेवी पे नहीं, कैपेबिलिटी सेंट्रिक नेवी पे। तो जहां आप चाइना की जो विस्तारवाद नीति है उसमें लगातार वो शिप्स में इजाफा करते जा रहे हैं और अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाए जा रहे हैं, पर उनकी नंबर्स भले ही ज्यादा हो, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमने जो कोलैबोरेशंस करके और बाद में खुद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू नए जो शिप्स, एयरक्राफ्ट और सबमरीन जो हम बना रहे हैं, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारी डिले हो रही है। जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है वॉरशिप्स का, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनने में। तो जब जो पहले प्रोटोटाइप्स हैं वो बनते हैं, उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बहुत सारे शिप्स एक के बाद एक कमीशन हो रहे हैं, और एक 61 शिप्स अभी हमारे भारत के कई शिप यार्ड्स में बन रहे हैं। सिर्फ 2 शिप इसमें से ऐसे हैं जो रशिया से बन के आने वाले हैं, तमाल तुशील और अब एक नया शिप तमाल। इसके बाद जो इसके दूसरे 2 शिप्स हैं वो गोवा शिपयार्ड में बनेंगे। तो ये 55-58 शिप्स अगले कुछ सालों में, आप कहें तो 2030 तक करीब करीब 150 शिप्स, 300 एयरक्राफ्ट, 2037 तक हमारे पास 170 शिप का कैपेबिलिटी, 2047 में हमारा टारगेट है 0% बाइंग फ्रॉम एनीवेयर। तो नेवी लीड सर्विस है जो अपने आप पे विश्वास करके प्राइवेट कोलैबोरेशंस के साथ अपने शिप्स का निर्माण, एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रही है और सारी कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करके ऑपरेट कर रही है। हमारे पास वार का एक्सपीरियंस है, हमारे क्रू ट्रेंड है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स 60 से चल रहे हैं, और हमने एज ए नेवल पायलट, मैंने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य, इन सारों को बहुत नजदीक से देखा है, इनसे उड़ान भरी और बहुत सारे कार्यकलाप किए हैं। मुझे पता है कि हमारे क्रू कितने एक्सपर्ट हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है हमें तुलना करने की। और चाइना की कैपेबिलिटी मैंने कही, उनके नंबर्स भले ज्यादा हों, उनको वार का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें डिस्टेंट ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस नहीं है। भारतीय नौसेना लगातार ब्लू वाटर नेवी के रूप में, सुनामी हो या HADR मिशंस हो या कोविड के दौरान आपने देखा, वियतनाम में आप देख रहे हैं, हम गिफ्ट कर रहे हैं शिप्स को दूसरे जगह पे, हम अपनी प्रेजेंस पैसिफिक में लगातार पेट्रोलिंग करके दिखा रहे हैं। और अब देखिए डीप वाटर माइनिंग में भी आपने आज देखा, आपने प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, आपकी न्यूज एक्स चैनल पे भी मैंने इसके कहा था, कई सीमॉन्स जो बन रहे हैं जहां से आप मिनरल्स निकालेंगे, उनकी सुरक्षा, ऑयल एक्सप्लोरेशन की सुरक्षा, इसके साथ हमें दूर तक जाना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये जो नेवी बन रही है आज की, ये कैपेबिलिटी सेंट्रिक नेवी है, एडवांस नेवी है और कैपेबल नेवी है, जो एक तरह से रेडी फॉर मिशन है और फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में हम इसको देखते हैं। तो मैं मानता हूं कि भारतीय नौसेना को पॉलिटिकल विल, देश का विश्वास और इंटीग्रेशन करने में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर और 3-4 स्ट्रैटेजिक सबमरीन जो न्यूक्लियर बन रही हैं उसके साथ, और एक जो जरूरत हमारी सरफेस टू सरफेस, जो हमारी सरफेस जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सबमरीन्स की है, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, अगर वो आ गई तो करीब 20 से ज्यादा सबमरीन्स, स्ट्रैटेजिक एंड कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ, 3 कैरियर्स के साथ और 50 से 60 फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर एंड फ्रिगेट के साथ हमारी नौसेना एक कैपेबल, डिस्टेंट ब्लू वाटर कैपेबल नेवी बनेगी। जी बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, अगर देखा जाए तो ये जो एडवांस वॉरशिप हैं, इनमें ये तीनों के तीनों मेड इन इंडिया हैं। हालांकि अचानक से नहीं हो पाता है, बहुत सारे देशों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं डिफेंस के मामले में, चाहे वो फ्रांस हो या फिर रशिया हो, लेकिन धीरे धीरे भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है डिफेंस के इक्विपमेंट को लेकर, हथियारों को लेकर भी, और ये तो तीनों वॉरशिप हैं, इसका उदाहरण भी है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जैसे ये एक सेल्फ रिलायंस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भारत, अभी हमने अपना एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 में विक्रांत बनाया था, वो भी भारत में बना था। अभी ये भी जो है, इसमें भी 75% जो भारत में बने, हालांकि वागसीर जो है वो कोलैबोरेशन में फ्रांस के बनी है। और ये जो सब कुछ करने के बाद में हमारी नेवल शक्ति बहुत बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर कलाम कहते थे स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब हमारी नेवल शक्ति जो बढ़ेगी तो उससे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके अंदर में भी हमारा जो रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और जैसा कि
कैप्टन श्याम कुमार ने कहा कि अभी एक बैलेंसिंग पावर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भारत का उद्देश्य है वो कोई लड़ाई का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हर मंच पर ये कहते हैं कि ये समय जो है युद्ध का नहीं है, ये समय जो वो डेवलपमेंट का है। तो इन सबको देखते हुए भारत एक इम्पोर्टेंट रोल जो है पीस रखने के लिए कर सकता है। और आपने देखा है कि जहाँ भी कहीं कोई नेवी के अंदर में जो शिप होते हैं उनके ऊपर कोई अटैक होता है या कोई कहीं रेस्क्यू की ज़रूरत होती है तो भारत सबसे आगे होता है। और भारत की जो नेवी है वो दूर दूर तक, जो अफ्रीका के पास में भी जितने कई अभी हाल में ही शिप के ऊपर में जो पायरेसी हुई या जो वहाँ पे ये जो समुद्री लुटेरों ने जब अटैक किया तो भारत ने ही सबको बचाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बैलेंसिंग और जो एक स्टेबिलिटी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भारत अभी करता जा रहा है और धीरे धीरे और हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नंबर की ज़रूरत नहीं है, जो कैपेबिलिटी की और जो वार जो हमारे पास में जो शिप्स और वेसल्स की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास में जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आजकल स्टिल्थ का ज़माना है। तुसील आई है वो भी स्टिल्थ है, अभी जो हमारा ये बना है नीलगिरी ये भी स्टिल्थ है और आई उसके अंदर में है। और जो ये जमाना क्यों है, वो क्यों जरूरी है आज के दौर में? आज के दौर में जमाना इसलिए है कि अगर कोई भी वेसल्स है या कोई एयरक्राफ्ट है उसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के, जैसे कि ये जो अभी हमारी पनडुब्बी है जो बनाई है अभी वागसीर, ये बहुत क्वाइट है, क्वाइट टेस्ट मतलब उसे कोई आवाज़ ही नहीं होती, जिससे कि सोनार सिस्टम या दुश्मन का जो एक सोनार सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जो रडार हैं, खास करके जो सोनार सिस्टम चलता है समुद्र के अंदर में, आप बिल्कुल दुश्मन के पास तक पहुंच जाओ, पता नहीं चलेगा, आपको जाकर अटैक कर दो। लेकिन अगर वो स्टिल्थ नहीं है, उसको डिटेक्ट कर लिया गया तो फिर डिटेक्ट करके तो पहले उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टिल्थ का होना, चाहे वो आप वॉरशिप के लिए ले लीजिए या एयरक्राफ्ट के लिए ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ही आजकल जमाना और स्टिल्थ को रखना बहुत ही आवश्यक है। जी सबसे बड़ी बात है, अभी जिक्र भी कर रहे थे कि भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, भारत हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलता रहा है। लेकिन आप इसके भरोसे शांत भी नहीं बैठ सकते तब जबकि बांग्लादेश से आपके खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, पाकिस्तान से आपके खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, चाइना कभी सामने आकर तो कभी किसी दूसरे के कंधे पर रखकर लगातार इस तरह की चीजें करता रहता है। जो नेपाल हमारा छोटा भाई के तौर पर हमेशा दिखाई देता था, अब तो उस नेपाल में भी भारत के खिलाफ लगातार गतिविधियां होती रही हैं। निपुण साहब, कितना जरूरी है अपने आप को वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को मानते हुए तैयार रखना, तब जबकि भारत की सीमा इन तमाम देशों से लगी हुई? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मनोज जी। देखिए, बात क्या है, जब हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, और एक हमारे एक थिंकर हुए हैं जिनको हम कौटिल्य नाम कहते हैं, कौटिल्य नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कहा था कि शांति के लिए शक्ति जरूरी है। अगर शक्ति नहीं होगी तो शांति की अपील कभी कमजोरों के मुंह से नहीं निकलती। हमेशा जो ताकतवर लोग होंगे, अगर वो शांति की अपील करेंगे तो शांति होगी। और हमारे प्रधानमंत्री कई बार इस बात को बोले हैं कि भारत ने बुद्ध दिया है, ना कि युद्ध दिया है। लेकिन बात है कि भारत ने शक्ति का जो अर्जन किया है वो विश्व गुरु बनने के लिए किया है, विश्व को शांति का पाठ देने के लिए या विश्व को शांति को ले जाने के लिए। लेकिन हमारी आवाज़ कब सुनेगी दुनिया? तब सुनेगी जब हम एक ताकतवर होने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि शक्ति आने के बाद हर किसी व्यक्ति के पास में या देश के पास में अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, या हम चीन की बात करें, चीन आप देखें 2010 से पहले इतना अग्रेसिव चीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो शक्तिशाली बढ़ता जा रहा है तो उसका साम्राज्यवादी जो नज़रिया है वो दुनिया के सामने आ रहा है। 2010 में रातों रात उठकर बोलते हैं चीन के प्रेसिडेंट कि दक्षिण चीन सागर का 90% एरिया जो है मेरा है, ये 9 डेज लाइन मेरी है। उससे पहले दावा नहीं था। भूटान के ऊपर 2022 की बात करें, नए नए क्षेत्रों में भूटान पर दावा करना शुरू कर दिया। मीन डेट शक्ति पाने के बाद वो नए नए दावे करते हैं, चाहे अमेरिका किसी देश की आप बात करें। भारत उस शक्ति के माध्यम से दावे नहीं करेगा। भारत कहेगा कि इस शक्ति के माध्यम से हम शोषित जो होंगे, जो हम कहते हैं ग्लोबल साउथ के लीडर। और देखिए G20 का G21 बनाना उसी का मैसेज था। आज आप हाल के दिनों में देखिए फिलीपींस की ताकत में इजाफा भारत कर रहा है, वियतनाम की ताकत में इजाफा भारत कर रहा है, अभी हाल ही में इंडोनेशिया की ताकत में इजाफा हम लोग कर रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों के साथ हमने सैन्य समझौते किए हैं, यहाँ तक कि इकोनॉमिकल हो या आपका मिलिट्री समझौते हो। जब हम बात करते हैं कि आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखिए कि जब हम बात करते हैं अपनी इंडियन पूरे ओशन की बात करते हैं, तो जैसे भी अंडमान निकोबार का जिक्र हो रहा था,
तो हमारी नेवी का जो साउथ कमांड है वो मलक्का स्टेट के पास है। रीजन ये है कि मलक्का स्टेट को हम लोग बोलते हैं चीन के लिए मलक्का डायलमा, जैसे बख्शी साहब बोल रहे थे कि चीन की जो ऑयल सप्लाई लाइन है वो 30,000 किलोमीटर की बैठती है, और चीन इसी को काउंटर करने के लिए सीपैक बना रहा है। और यहाँ तक आप देखें थाईलैंड के साथ थाई कनाल बनाने की बात कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हमने मलक्का स्टेट पर अपना कंट्रोल बनाया हुआ है, तो चीन के जो मंसूबे हैं कि यहाँ पर आकर चाहे वो बांग्लादेश की मदद करना हो, चाहे पाकिस्तान की मदद करना हो, और मुझे याद आई 1971 हो या 1965 का वॉर हो, बख्शी साहब पुराने हैं, बंसल साहब पुराने बताएंगे अच्छे से कि 65-71 में हमने जो पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे उसमें हमारी नेवी का तो रोल था। हमने जाके कराची में जाके अपनी एयरपोर्ट में अपने जो पोत लगा दिए थे, पाकिस्तान की सप्लाई नहीं हमने उन्हें दी, तभी तो वहाँ पर हम देखते हैं 95,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। तो भारत जब बात करता है तो भारत केवल ये नहीं कि शक्ति का इजाफा किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2015 में हमने जब बांग्लादेश के साथ में लैंड एग्रीमेंट किया तो 7500 एकड़ जमीन हमने दी थी बांग्लादेश को, हमें केवल 2,500 एकड़ मिली। तो भारत ये नहीं कि भारत शक्ति का इजाफा कर रहा है तो डराने धमकाने के लिए। भारत कभी बिग ब्रदर सिंड्रोम की बात नहीं करता, भारत कहता है यंगर ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करोगे। हम दादागिरी नहीं जैसे चीन करता है। तो मैं कहूँगा कि भारत जब वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है तो वो शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने लिए कुछ कर सकता है, दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। जो शक्तिहीन है वो किसी के लिए नहीं। तो भारत की शक्ति जो है वो विश्व कल्याण के लिए है, ना कि किसी को सरताने के लिए या किसी का शोषण करने के लिए। जी, बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, सीमाओं पर चौकस रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो सीमाएं बांग्लादेश पाकिस्तान की सतह से लगी हुई, चाहे वो समुद्र की सीमा हो। 7,516 किलोमीटर की समुद्री सीमा है और इन सीमाओं की चौकसी बहुत जरूरी है। समुद्र की सतह से ही पाकिस्तान से आतंकी भारत आ गए, भारत में आकर मुंबई में उन्होंने कोहराम मचा दिया। तो मुझे लगता है कि अब निगरानी बढ़ पाएगी, वो क्षमता बढ़ पाएगी जहां से कि तमाम नशीले पदार्थ, हथियार, अनवांटेड एक्टिविटी जो भारत के अंदर आती है, शायद लगाम लग पाएगी। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की नेवल शक्ति बढ़ रही है, अब पर्शियन गल्फ में, एडन में, अक्रॉस टिल रेड सी अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, अब आप देखेंगे मलक्का स्टेट के बियॉन्ड आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। अब एयर ऑपरेशन एंड नेवल ऑपरेशन जो इकट्ठे चलेंगे, इसीलिए ये सारा का सारा बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये शक्ति बढ़ रही है। और साथ में जो इंडिजिनाइजेशन के कारण ये सी चीज़ हो रही, जैसे अभी आप बोल रहे थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजिनाइजेशन के कारण ही हमारी शक्ति बढ़ रही है। अगर इंडिजिनाइजेशन ना होती, और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद हम लोग नहीं, इसमें मॉडेस्टी के कारण नहीं बोल पा रहे, नेवल इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम सबसे अव्वल है। सबसे आगे नेवी इसलिए बढ़ी है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम राइट फ्रॉम बिगिनिंग किया हुआ है। राइट फ्रॉम 1961 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जब पहला अजय शिप बना था उनका। तो ये सारी की सारी जो उपलब्धियां नेवी ने दिखाई, इसके कारण आप देखेंगे कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, भारत को बुलाया जा रहा है। बाय द वे, जब आपने मालदीव की जिक्र किया था, उस मालदीव ऑपरेशन में मैं गया था, और उससे मैं मेरे साथ में 90 लोग गए थे जो मीडिया से थे, मैं उनको लेके गया था, मैं स्पोक्स पर्सन था, और हम गयूम से मिले थे। उन्होंने, गयूम साहब ने हमको स्पेशल थैंक्स दिया था कि आपके भारत के कारण ही आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये भारत उस समय की बात है। फिजी को बचाने की बात हो रही थी, पर बात आई गई रह गई। जो तो हम सित्वेनी रेबुका का जो ओवरथ्रो किया था, वो उसमें भी हम इंटरवीन कर सकते थे, पर पॉलिसी नहीं थी। पर इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी शक्ति इस कदर बढ़ रही है, और खासकर नेवल पावर के कारण, क्योंकि नेवी 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर। तो ये तो है ही कि नेवी को हर जगह होना है। नहीं तो आप दुनिया की जिन कंट्री ने कॉलोनाइज किया है, कंट्रोल किया है, जिसकी नेवी तगड़ी थी और जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो ही जब नेवल और एयर ऑपरेशन के कारण ही उन्होंने सबसे ज़्यादा जीत हासिल करी है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, इस समय नेवी की भूमिका बहुत अत्यधिक है, और यही हम देख रहे हैं। श्याम जी, अगर थल सेना, वायु सेना और जल सेना की बात करें, हालांकि पिछली सरकारों के तमाम सारी चीज़ें निकल कर आती रहती हैं कि पिछली सरकारों ने कभी इनोवेशन को लेकर या अपनी चीज़ों को विकसित करने को लेकर उतना ध्यान नहीं दिया, या बजट पर उतना ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के कामों को देखा जाए, उसके प्रयासों को देखा जाए, इनोवेशन को देखा जाए, डिफेंस बजट को देखा जाए, तो किस तरीके से तुलना करेंगे आप?
किसी भी देश की जो शक्ति है उसमें लगातार बढ़ोतरी जरूरी है और मेरा मानना यह है कि एक सतत प्रयास हमेशा से रहा। आर्म फोर्सेस नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रही है और हर पॉलिटिकल रिजीम में इसके ऊपर कुछ न कुछ थ्रस्ट जरूर रहा है और हम आए हैं बहुत दूर तक। और यस, नेवी हमेशा से साइलेंट सर्विस के रूप में मानी जाती है, समुद्री सीमाओं में रहती है, समुद्र से थोड़ा दूर है, मीडिया जो मीडियम है वो अलग है, इसलिए हम इसके बारे में जानते नहीं। लेकिन हमने 65 हो या 71 में बिल्कुल क्लियर हो गया कि नेवी का क्या रोल बनता है। और कारगिल में भी हमने जो क्वाइट पीछे से जो बैक सपोर्ट जो हमने दिया हुआ था, जो एक कहते हैं ब्लॉकेड का जो एक मैसेज जाता है किसी कंट्री को कि अब कुछ नहीं मिलेगा, तुम अंधेरे में डूब जाओगे, तुम्हारी राशन पानी फ्यूल सब खत्म हो जाएगा, चुपचाप सरेंडर करो, वो मैसेज नेवी हमेशा से देती आई है और वो हमेशा देती रही। देखिए पिछले 15 सालों में अगर हम लेते हैं तो 10 सालों में अगर हम लेते हैं तो थ्रस्ट हुआ है डिफेंस बजटिंग पे, प्रभाव लगातार जारी है। कई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को चेंज किया गया है। INIP इंडियन नेवी इंडिजिनेशन प्लान 2015 में लॉन्च किया गया था और आज आप उसको देखें तो 3400 से ज्यादा हमने इंडिजिनाइज कर दिए हैं, 2000 से ज्यादा मशीनरी, 1000 से ज्यादा एविएशन पार्ट्स। और इस तरह से अब हम आज देख रहे हैं कि 2047 में हमने क्लियर प्लान बना रखा है कि एक भी चीज हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। दूर की बात रहने दीजिए, आज ही अगर हम कहें तो 2000 जो 61 शिप्स है उसमें सिर्फ 2 शिप मैंने जैसे कहा बाहर से आ रहे हैं, बाकी सारे शिप्स हमारे गार्डन रीच कोलकाता, मैजगॉन डॉक, गोवा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची, ये सारे मिलकर बना रहे हैं। नए पोर्ट्स एंड हार्बर्स बनाए जा रहे हैं केरला के नीचे प्राइवेट पार्टनरशिप में। नई सबमरीन बेस विशाखापट्टनम के पास आ रही है। अभी INS उत्कर्ष को लॉन्च किया गया, कल ही L&T ने लॉन्च किया है चेन्नई से, जो एक सपोर्ट शिप्स है, प्लेटफॉर्म हमारा दूसरा शिप है उनकी तरफ से। ये तो ये सारे शिप्स लगातार बन रहे हैं, बैकग्राउंड में बन रहे हैं। पॉलिटिकल विल, देश का विश्वास, बजटिंग, फंडिंग, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की चेंजेस और नेवी, अगर मैं अपने काउंटर पार्ट से बात करूं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एयरफोर्स और आर्मी के काउंटर पार्ट से और हमारे जो सहयोगी हैं निपुण जी, वो कह रहे हैं नेवी हमेशा से लीड सर्विस में रही है। जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं तो वो कहते हैं तुम्हारी फाइलें बड़ी फास्ट मूव करती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बहुत अच्छा लाइसेंस है तुम्हारा। तो इसके पीछे कहानी यह है कि नेवी थोड़ी टेक्निकल सर्विस है, लंबे समय से शिप बनती है तो जल्दी सोचना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, INS विक्रांत में मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था विक्रमादित्य को लाने में। 2003 से लेकर 2 बजे रात को हमने ये एक यही जो जगह है वहां हमने साइन की थी डील रोजनबरो के साथ। बहुत मुश्किल हुई थी इसको लाने में और जब आया तो आज हम इस शिप को देख पा रहे हैं। तो बजटिंग बहुत जरूरी थी, पॉलिटिकल विल के साथ हमने बंसल साहब यही सवाल और नेवी का खाना भी बहुत अच्छा है। आज आपने प्रधानमंत्री को सुना है क्योंकि प्रधानमंत्री शायद इस बात से वाकिफ हैं और देश को भी अब ये पता लग गया है। जी बंसल साहब यही सवाल आपसे, जी क्या कहेंगे पिछली सरकारों के कामकाज को लेकर, डिफेंस को लेकर, बजट को लेकर और अभी के? देखिए, देयर इज़ नो डाउट जो अभी है वो बहुत फास्ट मूविंग है, बजट्स का भी है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट बड़ा है लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है कि जो हमारा जो बजट है वो करीब $80 बिलियन है डिफेंस का, जबकि जो चाइना है उसका करीब 300 बिलियन डॉलर्स है और यूएस का तो 900 बिलियन डॉलर्स है। तो ये इस तरह से जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए, और जो अभी हम पहले 2.5 फ्रंट की बात करते थे, अभी बांग्लादेश के बाद में 3.5 फ्रंट वार हो जाती है, तो डिफेंस बजट को और थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि कुछ हमारे अभी स्क्वाड्रन ऐड होने हैं एयरफोर्स के अंदर में, इन सबको देखते हुए सबको पैसे की बहुत आवश्यकता है कि जो सिनेरियो है उसको देखते हुए बजट का बढ़ाना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो अभी की सरकार है उसने बहुत बूस्ट दिया है। हमारा एक जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे चल रहा है। आई थिंक हमारा $2.6 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हो जाता है जो डिफेंस इक्विपमेंट का, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जैसे बाहर ब्रह्मोस भी गई हैं और बहुत सारे हमारे को ऑर्डर मिल रहे हैं डिफेंस के अंदर में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले के मुकाबले अभी बहुत जो है डिफेंस को बूस्ट मिला है और इससे जो एक विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और एक आत्मविश्वास बढ़ा है। और जो एक इन सब चीज़ों को देखते हुए जो अभी हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। निपुण साहब, वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से संकेत निकल कर आ रहे हैं, उन संकेतों के मद्देनजर आपको लगता है कि डिफेंस बजट अभी और बढ़ाने की जरूरत है?
नहीं, देखिए निश्चित रूप से अभी जैसे बंसल जी ने कहा, सबने मेरे पूर्ववर्तियों ने कहा, और बिल्कुल सही बात है कि बजट तो बढ़ाना पड़ेगा। बजट अभी कम है, हम चीन से अगर मुकाबला करने की बात होती है, लेकिन देखिए क्या होता है कि एक रणनीतिक क्षेत्र का भी महत्व बनता है। जिस प्रकार से भारत अवस्थित है इंडियन ओशन में, अगर चीन को आकर इंडियन ओशन में किसी प्रकार का नियंत्रण करना है तो उसको बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रैटेजिकली इनपुट देने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, काफ़ी फंड्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और देखिए थोड़ा सा मैं ले चलूँगा आपको पास्ट में हल्का सा। एक कहा जाता था कि जो 19th सेंचुरी है वो मेडिटेरियन सी की रही, और 20th सेंचुरी जो अटलांटिक ओशन की रही, 21 सेंचुरी कहा जा रहा है इंडियन ओशन की है। और इंडियन ओशन की है तो इंडिया उसमें अवस्थित है। चीन के इतने प्रयास करने के बाद भी, चाहे उसमें म्यांमार में कोको आइलैंड की बात करें, बांग्लादेश में चाहे चिटगांव पोर्ट की बात करें, पाकिस्तान में गवादर पोर्ट की बात करें, श्रीलंका में मनटोटा की बात करें, मालदीव में अगर बात करें, तो कई जगह उसने कोशिशें की। हम मनटोटा के लिए कोशिश काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन भारत ने एक भी कोशिश चीन की कामयाब नहीं होने दी। यहाँ तक कि अमेरिका का भी प्रयास हमेशा रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएं। जैसे आपको याद होगा शेख हसीना ने भी इस बात को कहा था सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर भी, कि चीन अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर अपना कंट्रोल करे। लेकिन हमने 1947 से लेकर आज तक किसी भी देश को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो, हमने यहाँ पे कंट्रोल नहीं करने दिया। तो मैं मानता हूँ कि देखिए एक लोकेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि हम किस लोकेशन में बैठे हुए हैं। बजट वाकई में कम है, अब इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें वो गलती नहीं करनी जो रशिया ने की, जो आपका पाकिस्तान ने की, कि इतना बजट लगा दे कि हमारे अदर सेक्टर क्या हो जाए, वो फेल हो जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो भी साथ में। इसको हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास कहते हैं। बख्शी साहब, आप क्या कहेंगे? लीडरशिप भी बहुत जरूरी है, और वर्तमान लीडरशिप को लेकर आपकी बात? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है, जो आप इस स्थिति में हैं और आज से जो 10 साल से जो आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि आपकी लीडरशिप ऐसी है। जिस स्थिति में हम पहुंच गए थे, वो मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि अगर हमारी लीडरशिप की दूरदर्शिता होती तो 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के अंडर में ना होता, जी, जिसके लिए अब हम स्ट्रगल करके अब ऊपर उठ रहे हैं। हमारी जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर थी ऑन बॉर्डर पे 3,800 किलोमीटर, वो 20 ईयर्स बिहाइंड चाइना थी। अब हम इंप्रूव कर रहे हैं। जोर जेडमोर टनल, जिसकी अब हम कल बात कर रहे थे, अब देखिए क्या हालत, सिचुएशन बदल रही है। ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑल द मिलिट्री ऑपरेशंस में सक्सेस और फेलियर स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड ऑफ द पॉलिटिशियंस। अगर आप दिमागी हरकत में हार गए हो तो बिलीव यू मी, जनरल साहब बैटलफील्ड में बहुत कम कर सकेंगे। इसीलिए आपको दिमागी हरकत बहुत जरूरी है। पर मैं एक बात और बता दूं, हमारी जो इनिशियल थिंकिंग थी वो इतनी कमजोर थी, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, कि अगर हमने 47 में अपनी पॉलिसीज ठीक की होती तो आप देखेंगे कि चीज कहां की कहां गई होती। 25 लाख फौज थी आपकी, आपने 2.5 लाख कर दी थी, इन स्पाइट ऑफ द आर्मी चीफ वार्निंग अगेंस्ट चाइना। तो उस समय आर्मी चीफ को बोला गया था, वो ब्रिटिश ऑफिसर था, आर्मी हु रिक्वायर्स आर्मी, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। जब ये बात होती है तो आप सोच लीजिए 62 का जो उसका नतीजा आपने उसके कारण देखा। जी, ये सारी की सारी चीज होती है लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप पे। और मुझे लगता है कि लीडरशिप पे फिलहाल एक अच्छा संकेत निकल कर आ रहा है। 3 वॉरशिप आज भारत को सौंपी गई हैं। आज चूंकि खास दिन भी है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों को जिस पर हमने चर्चा की भारत की ताकतों को लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी